कहीं ना कहीं क्राइम कालानी परिवार से जुड़ा हुआ लोग देखते हैं, क्योंकि इतिहास में अगर हम चले जाएं तो क्राइम कहते हैं ऐसे कि कालानी मेरे से शुरू होता है। मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया पिछली बार 2019 में, क्या लगता है आपको कितना परसेंटेज कुमार इलानी ने उस मैनिफेस्टो पे काम किया होगा? साल से आउट ऑफ रीच हूँ। 19 में तो आप साथ में थे। हाँ, पर मुझे मेरी थोड़ी जो याददाश्त है ना, मैं थोड़ी वो 3 साल से धुंधली हो चुकी है। मुझे याद जितेंद्र अवार्ड साहब वहाँ पे आए थे, आपने जब उनको मंच पे उनको रिक्वेस्ट किया आने के लिए कमलेश निकम ने, तो उन्होंने सीधा नकार दिया। लास्ट अगर सीट अगर उभाटा लेती है, अगर खाते में अगर उनके जाती है, तो ओमी कालानी कहाँ से लड़ेंगे? ओमी कालानी जी अपक्ष लड़ेंगे तभी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं एक मुलाकात टीओके के प्रवक्ता मनोज लासी जी के साथ और पूछते हैं जो गोवा में जो आपने मनोज जी जो आपने मैनिफेस्टो का डिक्लेरेशन किया, उसके अंदर एक बात मुझे थोड़ी खटक रही थी जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा उस विषय में। आपने कहा कि हम ब्रिज बनाएंगे, 3.25 किलोमीटर की वो ब्रिज थी जिसमें 325 करोड़ का खर्चा वो था। तो जब वो ब्रिज बनेगी, वो ब्रिज बनने के बाद में वो बनाते बनाते जो वहाँ के जो हमारे जो शहर के स्थानिक लोग हैं, जो नीचे जिनके किनके घर जाएंगे, किनके दुकान जाएंगे, कोई बेचारे घर से बेघर हो जाएंगे, उसमें से आप उनका निवारण कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि महत्वपूर्ण जो हमारे मैनिफेस्टो का मुद्दा था, 2 राज्य मार्ग केबी रोड और मुड़वा रोड को जोड़ने का एक फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड, वो आपने उठाया है। मैं चाहता था कोई चैनल वाला आए, इसमें संक्षेप में मुझसे पूछे, डिटेलिंग में पूछे, क्योंकि मैनिफेस्टो में वहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल पाया, पर उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा लोगों को बताने के लिए इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, और इसके आने से क्या इस क्षेत्र की जो सूरत बदलेगी उस पर मैं बोलूँ। पारानी जी, ये जो सोच है ये हमारे ओमी कालानी जी की सोच है। मैं आपका ध्यान जिस क्षेत्र का मैं नाम ले रहा हूँ, शहर की जनता भी, आप भी जरा ध्यान पे वो सुनिए। सेंचुरी कॉलोनी का क्षेत्र जो कल्याण मुरबार रोड है, धोबी घाट, मच्छी मार्केट, 2 नंबर ओटी, अमरधाम चौक, खेमानी एरिया, सीमा अपार्टमेंट, रूहानी सत्संग, नानक जीरा चौक, डीसीपी ऑफिस, टाउन हॉल, फॉरवर्ड लाइन और साईं बाबा मंदिर। ये जो पोर्शन है ये 2 स्टेट हाईवे के बीच में आता है, कल्याण मुरबार रोड और कल्याण बल्लापुर रोड के बीच में आता है। ये शहर के उल्लासनगर 1 और 2 का विशेष पोर्शन है जो मैंने बताया। वहां इस रोड से जो नगर से गाड़ियां आती है, जिनको पूना जाना होता है, जो नगर से गाड़ियां आती है जिनको पनवेल जाना होता है, वो मुड़बार रोड से आकर धोबी घाट से अंदर घुसकर, सेंचुरी ग्राउंड से घुसकर अंदर, ये जो नाम लिए उस वहां से गुजरकर वो बाहर जाती है और वो नगर पूना की तरफ, पनवेल की तरफ, मुंबई की तरफ जाती है। और जो केबी रोड से जो पूना से गाड़ियां आती है या पनवेल से आती है, करजत से आती है, वो यहां से ये रोड से गुजरकर नगर की तरफ, मुंबई की तरफ, भिवंडी बाईपास की तरफ जाती है। तो हमारा शहर के इस क्षेत्र को जो मैंने नाम लिए, एक छोटा सा हाईवे बन गया है जहां से बाहरी शहरों की गाड़ियां, जिनका हमारे शहर से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पर यह बहुत बड़ा एक शॉर्टकट है
इसके लिए डीजल बचाने के लिए, समय बचाने के लिए ये हाईवे वाले लोग से अंदर से आ रही हैं, बड़ी बड़ी गायें, जिसमें टेलर, डंपर, कंटेनर, आरएमसी ड्रम्पर, बड़े बड़े कंटेनर। उसके अलावा हमारे शहर के मारल वड़प कांबा की इंडस्ट्री एरिया, हमारे शहर की खेमानी की इंडस्ट्री एरिया, हमारे शहर की धोबीघाट में मादे कंपाउंड, बाकी जो भी कंपाउंड है, बड़े बड़े जो कंपाउंड है वो एरिया, टाउन हॉल की इंडस्ट्री एरिया, फारोलैंड की इंडस्ट्री एरिया, जो भी है वहाँ पे आवाजाही वाला जो माल आता है, बड़े बड़े कंटेनर, हमारा शहर आज बड़ा बड़ा बनाएंगे कैसे? तो उसका सपने आपने कहा मुझे डिटेलिंग में इस चीज पे बोलने दो, बहुत बड़ा मुझे है। तो इस क्षेत्र की जो भी बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स आती है वो हमारे शहर से गुजरती है। हमारे शहर को उन्होंने हाईवे बना दिया है, उसकी वजह से हमारे रोड खराब हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ पॉल्यूशन हो रही है, उसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन हो रही है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रही है। हमारी 2 बच्चियां पिछले 2 साल में हमने ये खेमानी और रुआनी सत्संग हाल के ये डंपर के चपेट में, आरएमसी ड्रम ट्रक के चपेट में हमने गवाई है। तो ये परेशानियां सब देख के, ये जान माल का नुकसान देख के, ये पॉल्यूशन, ये सड़कें, ये सब देखते हुए ओमी कालानी और हम लोगों के विजन एक्सपर्ट से हमने ये घर बैठ के इसी ऑफिसों में नहीं बनाई, लोकसभा के बाद की ये प्लानिंग चालू है एक एक चीज के ऊपर। हम यहाँ पर 22 फुट ऊपर एलिवेटेड रोड बनेगा, आना जाना डबल रोड बनेगा, और मात्र 1.25 मीटर के कॉलम के ऊपर आज आप एमएमआरडी के जितने भी मुंबई में ब्रिज देखेंगे ना, या फ्री एक्सप्रेसवे देखेंगे, यहाँ छोड़िए समृद्धि देखेंगे, वो भी छोटे छोटे कॉलम के ऊपर में आज टेक्नोलॉजी आ गई है। डबल रोड, चोपल रोड एक 1.25 मीटर के कॉलम के ऊपर है, मात्र 1.25 मीटर यानी 3 साढ़े 3 फुट के ऊपर जाएगा। और जो हमने जो डिजाइन किया है ना, जो डीमार्ट के सामने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां से गुजरेगा, वहां से फकर मंडली, वहां से हनुमान मंदिर डंपिंग ग्राउंड, वहां से एमजीपी के प्लॉट से गुजरकर ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बाउंड्री से गुजरकर केबी रोड पे जाएगा। उसमें एक भी घर, एक भी दुकान, एक भी मकान, एक भी किसी की प्रॉपर्टी हानि नहीं हो रही है। ये पूरे के पूरे खुले मैदान है जहां से जा रहा है। और ऑर्डिनेंस की बाउंड्री से मैंने कहा ना, वहां से पूरा खुला है। ऑर्डिनेंस की बाउंड्री के बाद की बस्ती बसी हुई है। चलो नीचे जो दुकानें हैं, एक दुकान नहीं आ रही है, एक दुकान चलो ठीक है, ये एक इतिहास है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। आप देखा जाएंगे कि जहां पे भी फ्लावर्स बने हैं, उनके नीचे जो दुकानें हैं, उनके बिजनेस पे काफी असर पड़ा है। यहाँ कोई दुकान ही नहीं है। आप बताइए धोबी घाट पे कौन सा दुकान है, मतलब ऐसे तरह के। आप बताइए डंपिंग ग्राउंड के उधर कौन सी दुकान है। आप बताइए क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री के बाउंड्री के बाजू में कौन सी दुकान है। कोई भी दुकानें नहीं है। ये हम 2 स्टेट हाईवे को जोड़ने का रास्ता, बड़ी ट्रैफिक यहां से निकल जाए, बड़े डंपर जो शहर को हमारे हाईवे बना दिया वो इवन बाईपास करके जाए, मतलब एक बाईपास रोड बना रहे हैं हम आने जाने वाला, और वो भी किसी को हताहत करके नहीं। ये शहर के लिए एक वरदान साबित होगा, ये शहर के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। और 3.5 किलोमीटर का 324-27 करोड़ का ये बन रहा है डीपीआर जो हमने बनाया है, जिसकी मंजूरी के लिए पाठपुरावा चालू है। हम सरकार में नहीं है, आमदार नहीं है, महापौर नहीं है, इसके लिए देरी लग रही है। तो हमने अपने बेनिफिट में इस चीज को प्राथमिकता दी है। शहर की उल्लासनगर 1 और 2 की 40% ट्रैफिक ये रोड से डाइवर्ट हो जाएगी, और ये हमारे शहर की ब्यूटी हो जाएगी। ऐसा एक फ्लोर ऊपर से जाएगा, उसको ब्यूटिफिकेशन करेंगे, ये करेंगे, ये शहर के हमारे लिए लैंडमार्क बन जाएगा। तो इसमें जो कुप्रचार किया जा रहा है कि लोगों के घर कभी जा रहे थे मालूम है, 100 फुट के रिंग रोड में, जो 100 फुट का रिंग रोड यहां से जा रहा था धोबी घाट, मच्छी मार्केट, आशाराम आश्रम, उसमें 33,000 झोपड़े लोगों के घर, दुकान, मकान जा रहे थे सर्वे के साथ। हमने खुद विरोध किया है, टीओके ने, कालानी परिवार के कारपोरेटरों ने विरोध किया है, संजय सिंह ने, कमलेश निकम ने, शिवाजी रघ ने, नहीं होना चाहिए। हम कालानी परिवार ने आज तक किसी का घर दुकान उजाड़ कर राजनीति नहीं की है। अच्छा, यानी ये इसको बनाएंगे कैसे, मतलब विधानसभा का चुनाव चुनने के बाद? 350 करोड़ इसमें लगने वाले हैं। तो महानगर पालिका के बजट से तो नहीं बनेगा, इसमें कहीं ना कहीं हमको राज्य सरकार की मदद लगेगी, एमएमआरडी की मदद लगेगी, मुख्यमंत्री की मदद लगेगी, वित्त आयोग की मदद लगेगी। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो विद्यमान आमदार है कुमार अलानी जी, पिछले 3 साल में 106 करोड़ पे लाए हैं। हमारे पास डाटा है हर चीज की, माहिती में उसका पूरा पुरावा है। वो सरकार में, आप तो सरकार में कैसे? महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली, हम सरकार में, अगर सरकार में नहीं भी रहे, सुनिए, सरकार में नहीं भी रहे, हम विपक्ष भी रहे, तो इस शहर ने, इस महाराष्ट्र ने देखा है, कालानी परिवार, पप्पू कालानी, ज्योति कालानी, ओमी कालानी जब अपने शहर के लिए आवाज उठाते हैं, अपने शहर के लिए हक मांगते हैं, चाहे वो 855 हो, चाहे वो डीपी हो, चाहे वो शहर के सीमेंट कंक्रीट रोड हो, कितने भी हो, जब मांगते हैं तो सरकार वो नहीं देखती है ये विपक्ष का है। मांगते ही बनाते तो नहीं। किधर आप बताइए क्या नहीं। राज्य सरकार ने खुला आरोप लगाया पप्पू कालानी के ऊपर और कहा कि पप्पू कालानी एक चीज बोल दे मेरे सामने कि हाँ ये मैंने बनाई है। अब पप्पू कालानी का इंटरव्यू लो और उनको एक सवाल पूछो, सिंपल एक सवाल,
कि आपने एमएलए, नगर अध्यक्ष, ज्योति भाभी की सत्ता थी, हमारी सत्ता थी, एक शहर के इतने 40 साल लीडर रह चुके हैं, तो ये जो चीज है ना शहर में, ये मैंने बनाई है, ऐसे कोई दिखाने को बोली है। राज असोड़कर आपके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आपके साथ में जुड़ के काम किया है और काफी नजदीकी माने जाते हैं पप्पू कलानी के, क्या कहें इस विषय के ऊपर? मेरे सवाल का गंभीर है। जवाब आपने ही दे दिया कि हमारे साथ काम करते थे, हमारे नजदीकी थे। और उन्होंने खुला खुला आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर कि जब मैं निकला तो काफी गंदी गंदी गालियों का सामना करना पड़ा, मेरी मां को तक भी गाली देनी पड़ी उनके ही लोगों के द्वारा। देखिए, मैं पुरानी कीचड़ को उछालना नहीं चाहता। उसने क्या किया, क्या करके गया, क्या नहीं करके गया, किसका क्या था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। वो अपने परिवार में, अपने घर में सुखी रहे। शहर के लिए उनकी सोच है, वो काम कर रहे हैं। रिजल्ट आता है या नहीं आता है उसके कामों से, उसमें भी नहीं जाना है। प्रयत्न हर कोई करता है, वो कर रहा है प्रयत्न। अगर वो कहता है पप्पू कालानी ने इस उल्लासनगर में अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, तो ये तो ऐसे हो गया कि दिन के उजाले में आप पर्दा बंद करके घर में बैठे हो और कहते हो रात है। मैं आज राज असोड़कर जी को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर उसके पास समय है, अगर वो इस सच्चाई का सामना करना चाहता है, तो मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चले और शहर में मैं ऐसे 50 वास्तु दिखाऊंगा। 50, एक बोल रहे हैं ना वो 50, जो 50, 51 दिखाऊंगा, 49 भी नहीं दिखाऊंगा, जिसपे पप्पू कालानी का स्टोन आज भी लगा हुआ है। कौन से टाइम पे बना हुआ है, कौन से निधि से बना हुआ है, कौन से कर, और आज भी वो साबित है। 50 जिसके ऊपर फलक लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ने लगाए हैं, कारपोरेशन लगाए हैं, और ऐसे 50 काम दिखा सकता हूं। ऐसे उनको 44 लिंक रोड दिखा सकता हूं जो पप्पू कालानी ने अपने कार्यकाल में बनाए। उसको ऐसे 15 रोड दिखा सकता हूं बड़े सीमेंट कंक्रीट के, जिनकी लंबाई आज कम से कम आधे किलोमीटर से ज्यादा है। अगर उसमें सच्चाई का सामना करना चाहते हैं, वो अगर चाहते हैं कि मैं उनको दिखाऊं, तो मेरे साथ मोटरसाइकिल पर चल के देखे और मैं उनको गिनाऊंगा। अगर वो मैं 49 भी अगर दिखाया, तो वो कह जाए कि मनोज लासी झूठा है, पप्पू कालानी झूठा है, कालानी परिवार झूठा है। क्राइम को कैसे रोकेंगे? अभी फ्लाईओवर पे हम उड़ रहे थे, अब फिर जमीन पे क्राइम पे आ गए। देखिए, क्राइम मैं आपको बता दूं, आमदार के अंडर में 24 विभाग आते हैं। सुओ मोटो बाय डिफॉल्ट वो उनका अध्यक्ष बन जाता है। उसमें ट्रैफिक आता है, पुलिस आता है, एमएससीबी आता है, एमआईडीसी आता है, वित्त आता है, राशनिंग आता है। 24 विभाग होते हैं। 24 विभागों के ऊपर कंट्रोल चुने हुए आमदार का होता है। तो चुने हुए आमदार के ये काम है डंडे से काम लेना, डर से काम लेना, और अधिकारियों के ऊपर दबाव दिला के अपने शहर के लिए क्राइम कंट्रोल कराना, अपने शहर के लिए काम लेके आना। अपने शहर के लिए निधि लाए हैं वो, मैं उनको नहीं बोलता हूँ। 106 करोड़ की निधि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में जो हमने मांगी है वित्त मंत्रालय से, वहां से मिली 106 करोड़ की निधि कुमार अलानी जी लाए हैं। पर मुझे दुख के साथ कहीं ना कहीं कहना है, उसमें 6 करोड़ की स्टील की बेंचेस है, उसमें 29 करोड़ के 10-10 लाख रुपए के छोटे छोटे नाली गलियों के काम है। तो आपने भी बांटे किधर? हमने विधानसभा लेवल पे नहीं बांटे। हम आमदार नहीं है। मैं कॉप्ट नगर सेवक हूँ। कॉप्ट नगर सेवक ऐसा होता है कि वहाँ का जो कारपोरेटर होता है वो बाकी कामें करता है, बच्चे कुछ काम कॉप्ट नगर सेवक करने पड़ते हैं। तो ये डिमांड आती है गार्डन्स में बेंच लगाओ, ये लगाओ, तो हमने क्षेत्र में बेंच लगाए। पर आपने कहा निधि, तो निधि पे मैंने कहा 106 करोड़ आ गए, जिसमें 4 करोड़ 4-4.5 करोड़ के स्टील के बेंच लगे हैं। 10-10 लाख के 29 करोड़ के काम उनके नगर सेवकों के वार्डों में हुए हैं। नाली गली, नाली गली, नाली गली, सीसी नाली पट्टी, ये नीसी, ये हुए है। और बाकी उन्होंने शमशान भूमि में, मतलब आज जीते जी लोगों को इधर दुविधा है, रोड नहीं बन रहे, पर मरने के बाद वो एटलीस्ट सुविधा दे रहे हैं, शमशान भूमियां बना रहे हैं, उधर बड़े बड़े क्राइम को कैसे कंट्रोल? मैंने कहा ना वही कि आमदार चुनने के आने के बाद ये खाते सब एमएलए के अंडर में होते हैं। एमएलए उनकी अकाउंटेबिलिटी लेता है। एमएलए को पावर कहीं ना कहीं क्राइम कालानी परिवार से जुड़ा हुआ लोग देखते हैं, क्योंकि इतिहास में अगर हम चले जाएं तो क्राइम कहते ऐसे कि कालानी महल से शुरू होता है। आप उस पर कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, आप ये 40 साल से बोल रहे हैं, ये पब्लिक नहीं बोलती है, ये विपक्ष के लोग बोलते हैं। पप्पू कालानी गुंडा, पप्पू कालानी माफिया, पप्पू कालानी डॉन, पप्पू कालानी टाड़ा आरोपी, ये वो। पर उस टाड़ा आरोपी को, उस गुंडे को जो विपक्ष कहते हैं, वो माफिया को जो विपक्ष कहते हैं, वो जो गुंडा राज के जनक कहते हैं, वो जो मंगलवार मर्डर की बातें करते थे, ये करते थे, इन बातों को पब्लिक पिछले 40 साल से तमाचे मार रही है। पप्पू कालानी को चुनाते आ रही है, जेल के अंदर से चुनाते आ रही है, ज्योति कालानी को चुनाते आ रही है, पप्पू कालानी के लोगों को चुनाते आ रही है। तो पब्लिक 40 साल से चमाटे मार मार के अभी तक विपक्ष के लोग उसी बाहर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं।
अब तक बोलते हैं पप्पू कालानी गुंडा, पप्पू कालानी, अरे पप्पू कालानी गुंडा, पप्पू कालानी माफिया, पप्पू कालानी डॉन, पप्पू कालानी अंडरवर्ल्ड, ये वो, इस बातों को पब्लिक ने कब से नकार दिया है। पप्पू कालानी को उल्लासनगर की पब्लिक विकास पुरुष कहती है, लाडला नेता कहती है, हमारा पप्पू कहती है। कालानी परिवार ने अपना सब कुछ निछावर किया है इस शहर के गाना ऊपर। बना के लोगों को खुश किया आपने या लोगों को के मन को ठेस पहुंचाई? कौन सा ये जी? पप्पू कालानी ये मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, ये तो अभी तक उसके गाने के ऊपर 31 मिलियन व्यूज जो आए वो डिसाइड करेंगे। वो जो लोगों के सुख में, चाहे वो पप्पू कालानी से जुड़े हो या न जुड़े हो, वो जो गाना बजाते हैं वही डिसाइड करेंगे। ये देश विदेश में जहां भी सिंधी समाज के कोई कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, खुशी का माहौल होता है, ये गाना खुद ब खुद उधर बजना चालू हो जाता है। ये तो वो बताएंगे, मैं कौन होता हूँ लोगों को खुश करने वाला, दुखी करने वाला? ये लोग, पब्लिक खुद डिसाइड करती है। हम एक जरिया हैं कि लोगों की बात, लोगों की सुविधाएं, लोगों की चीजें, लोगों की मांगे लोगों तक, सरकार तक पहुंचाना, अधिकारियों तक पहुंचाना, डिपार्टमेंट तक पहुंचाना और उनके लिए सुविधाएं लाना। बाकी वो उस पर खुश होते हैं, नाराज होते हैं, बिगड़ते हैं, चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, प्यार करते हैं, वो तो उल्लासनगर शहर की जनता पिछले 45 साल से, माना एक सदी, आधी सदी से 5 साल कम, जो अभी 5 साल देने वाली वापस, मतलब एक आधी सदी तक कॉन्फिडेंट है आपको कि इस बार आपकी आपका आमदार चुन के आएगा? मैं कॉन्फिडेंट, मैं अपने बातों पे कॉन्फिडेंट नहीं हूं, पर शहर के हालात पे कॉन्फिडेंट हूं। मैं लोगों के रुझान पे कॉन्फिडेंट हूं। मैं लोगों की जो सोच बन चुकी है कालानी परिवार के लिए, पप्पू कालानी की हाजिरी में, ओमी कालानी जी की सोच पर, कालानी परिवार के किए हुए कार्यों पर, वी आर ट्राइंग टेस्टिंग। हम आजमाए हुए लोग हैं, हम नए नहीं हैं कि हम लोगों के जाके बीच में बोलें। हमारे काम लोग खुद बोलते हैं, हमारी बातें लोग खुद बोलते हैं। आज भी कहते हैं कि पप्पू कालानी के इरादों की तरह उसकी सड़कें आज भी मजबूत है। चलो, मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया पिछली बार 2019 में, क्या लगता है आपको कितना परसेंटेज कुमार इलानी ने उस मैनिफेस्टो पे काम किया होगा? मुझे कुछ जानकारी नहीं। मैं 19 में साथ में? उनसे पिछले 3 साल से आउट ऑफ रीच हूँ। नहीं, 19 में तो आप साथ में थे। हाँ, पर मुझे मेरी थोड़ी जो याददाश्त है ना, मैं थोड़ी वो 3 साल से धुंधली हो चुकी है। मुझे याद नहीं है कि वो मैनिफेस्टो क्या था। यानी काम किया नहीं किया उन्होंने? नहीं, काम अगर किया होता था तो आज शहर की बदहाली नहीं होती थी। 106 करोड़ रुपया आए हैं वो बेंचेस में, सीसी, नाली, गटर, मीटर, उसमें खत्म हो गए। नहीं तो 100 करोड़ का शहर में क्या अच्छा बन सकता था, क्या हो सकता था। ये ठीक है, ये मतलब मैं इस पे ऐसा कहूंगा कि कहीं ना कहीं राजनेताओं की मजबूरी भी होती है। अपने लोगों द्वारा वो ब्लैकमेल होते हैं, अपने नगरसेवकों द्वारा ब्लैकमेल होते हैं, मुझे यहाँ निधि चाहिए, मुझे चाहिए, ये चाहिए। पर एक राजनेता जो पोजीशन पे होता है, जो कुर्सी पे होता है, उसको अपनी सोच, अपनी समझ, अपने विजन के साथ निधियां, जो सरकार की, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो नहीं हुई है। अभी गोवा के अंदर जब गोवा में कार्यक्रम था, उस टाइम जिस टाइम पे आप अपनी मैनिफेस्टो की घोषणा कर रहे थे, वहाँ पर जितेंद्र अवार्ड साहब वहाँ पे आए थे। आपने जब उनको मंच पे उनको रिक्वेस्ट किया आने के लिए कमलेश निकम ने, तो उन्होंने सीधा नकार दिया। ऐसे क्यों? क्या उनको पता था कि आप मैनिफेस्टो डिक्लेयर करने वाले हैं? नकार दिया, मतलब उन्होंने बोला मैं नहीं आऊंगा, हाँ, वो ओके अपने आंखों से खुद देखा। ओके, नहीं आऊंगा। अच्छा। मतलब ये बाल की खाल मेरे को लगता है विपक्ष वाले इसको भी खींच रहे हैं। नहीं, ये तो जो देखा वो पूछ रहे हैं। हाँ, ओके। वो विपक्ष ने पूछा, मैंने अपने आंखों से मुझे जो लग रहा है, जो मैं भी था उस मंच पे, मुझे जो लग रहा है ना जेकी जी, वो ऐसा था कि वो थोड़ा पप्पू कालानी जी से, वो 56 ईयर के अवार्ड, पप्पू कालानी जी 76 ईयर के, 20 साल उनसे छोटे हैं। पप्पू कालानी जी बड़े हैं उनसे, अवार्ड साहब छोटे हैं, पर प्रोटोकॉल है, पोजीशन है, वो हमारे मंत्री रह चुके, हमारे लीडर हैं, नेता हैं। तो उनको ऐसा लगा कि उनको बुलाया है और पप्पू कालानी जी सामने ऐसे जनरल बाकी लोगों में बैठे और वो जाके मंच पर बैठे, तो उसको वो अच्छा नहीं लगा कि मैं पप्पू कालानी जी के सामने आके मंच पर बैठूं या मैं अपने आप को लीडर तो ऐसे भी कहा गया उनकी तरफ से कि कमलेश निकम ने मुझे फोन कर करके जबरदस्ती बुलाया गया। नहीं, जबरदस्ती नहीं बोला ऐसा। उन्होंने बोला कि ये फोन मुझे कर तो ये, हाँ, ये नहीं, ये जो है ना, निकमा नहीं, कमलेश को बोला ये निकमा नहीं, निकमा नहीं मतलब सिंधियों में जो नहीं पड़ता है, ओमी का चमचा भी बोला गया। प्यार में बोला ना, हंस के बोला, प्यार में बोला ना, उसमें प्यार से सब कुछ बोल के जाते हैं। प्यार में बोलते हैं नेता लोग। और वो उसका और कमलेश निकम जी का और कालानी परिवार का संबंध क्या है, वो जग जा रहा है अवार्ड साहब का। तो उसमें उस पर ऐसे बोला कि ये निकमा नहीं मुझे जो परेशान करता है बार बार फोन करके, मतलब एक फॉलोअप होता है ना नेता को, और नेता कहीं बिजी होते हैं, क्या होते हैं, पर वो प्यार वाला कि ये निकमा नहीं मुझे छोड़ेगा क्या,
ये मुझे जो फोन करके बार बार करके परेशान करता है उस पर आप ये चीजें दिख रहे हैं, आप ये नहीं दिख रहे हैं, वो अपने इतने बिजी शेड्यूल होते हैं। कहा मैं दिल्ली में था, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में इधर आया हूँ। अच्छा, उसको सब मालूम था ना क्या मैनिफेस्टो क्या होने वाला है, हमारे साथ पत्रकार होने वाले, हमारे साथ नेशनल मीडिया होगी, हमारे कारपोरेटर होंगे, इंडस्ट्री वाले होंगे, दुकानदार होंगे, व्यापारी संगठन होंगे, अध्यक्ष होंगे। और ये आप सब लोग जानकारी थी उनको। आप लोग अनाउंस भी करेंगे कि हम लोग तुतारी से लड़ेंगे? किधर? हमने तो वो पहले ही दिन से कहा है कि हम आदरणीय शरद चंद्र जी पवार तो उन्होंने सागर के घटक दल हैं। लोगों को ऐसे लगा कि जितेंद्र आव्हाड जी डिक्लेयर करेंगे ओमी कालानी का नाम तुतारी से। नहीं नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं, अभी एक प्रोसेस होता है, चुनाव में अभी समय है। अक्टूबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में चुनाव लगने वाले हैं। ये प्रोसेस 1 सवा महीने पहले ही चलता है। ये लोकतंत्र पार्टियां हैं, ये राजकीय बड़ी पार्टियां हैं, इनके सिस्टम होते हैं कुछ, तो ये वहाँ पे प्रोसेस होता है। और माँ विकास आघाड़ी में 3 घटक दल बड़े हैं, कांग्रेस, उद्धव बाला साहेब ठाकरे उबाठा और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार, उसके साथ साथ छोटे छोटे पक्ष भी बहुत सारे हैं। तो ये सब वहाँ बड़ी लेवल पे मीटिंग होती है। वो पहले उनकी वाटाघाटी हो जाएगी, कितना परसेंटेज क्या, कितनी सीटों पे क्या, उसके बाद आता है वो अपने अपने क्षेत्र में। हमने जो अपने लोकसभा में देखा, हमने भी देखा माँ विकास आघाड़ी ने कितने सरल तरीके से सीट वाटअप की और उसकी रिजल्ट भी देखो क्या आई। किधर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ भी नहीं हुई, कोई मगजमारी नहीं हुई है। सब ने अच्छे तरीके से, तीनों नेताओं ने बैठ के उसको जमाया। तो हमें उम्मीद है कि विधानसभा में भी माँ विकास आघाड़ी अच्छी तरह से वो जमा कर बैठेगी। और एक प्रोसेस होता है, तो मीडिया ने उनसे पूछा कि ओमी कालानी आपकी तरफ से उम्मीदवार घोषित है, तो मीडिया को तो पहले ही यही समझना चाहिए वो वहां पे अवेलेबल है। तो हम समझो फर्ज कर जैसा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा होगा। और इलेक्शन की चुनाव की टिकट घोषित करना अवार्ड साहब जी के हाथ में नहीं है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी जो कमेटी है पवार साहब है, उसमें अवार्ड साहब जी एक सदस्य हैं, वो अलग बात है। समझो एक ऐसा माहौल बन के आता है जब उन लोगों की आपस में बैठक होती है, उबाडा के साथ में या जो भी इनके साथ में घटक दल है, उसमें ऐसे कुछ निकल के आता है कि उल्लासनगर सीट अगर उबाडा लेती है, अगर खाते में अगर उनके जाती है, तो ओमी कालानी कहां से लड़ेंगे? ओमी कालानी जी अपक्ष लड़ेंगे तभी। हाँ, या तो तुतारी या तो अपक्ष। हाँ बिल्कुल, ये खुद ही हम डिक्लेयर कर चुके हैं पहले भी, और अभी आपके चैनल के माध्यम से डिक्लेयर करता हूं। शहर की जनता को कालानी परिवार का एक सदस्य अंदर चाहिए विधानसभा में। उनको 86 से 92 तक जो पप्पू कालानी था, एक युवा पप्पू कालानी, एक दबंग पप्पू कालानी, एक डेरिंगबाज पप्पू कालानी, जिससे सरकारें, जिससे अधिकारी, जिससे विभाग, जिससे ब्यूरोक्रेट्स डरते थे, आज वो ओमी कालानी के रूप में वो छवि देख रहे हैं। मैंने आपको गोवा सेमिनार में कहा कि हमने घर बैठे ये नहीं बनाए, राजकुमारी की है, पब्लिक से मांगा है, इंडस्ट्री ने, तो दुकानदार, इंडस्ट्री, युवा वर्ग, महिलाएं चाहती है कि ओमी कालानी जैसा पुराना 86 से 92 वाला पप्पू कालानी हमको चाहिए, जो डंडे से बात करे, जो डिपार्टमेंटों को अपने तरीके से चलाए, जो इस शहर की जो बदहाली है, जो व्यवस्था बिगड़ चुकी है, पटरी से उतर चुकी है, उस पटरी को लाइन पे लाने के लिए कालानी परिवार का एक सदस्य विधानसभा में चाहिए, जो उनकी आवाज उठाए, जो पूरी तरह से 27 विभागों से काम ले और शहर को बिगड़ती पटरी से वापस ट्रैक पर लाए। इसके लिए हम शरद पवार चंद्र जी के आदमी हैं, हम माँ विकास आघाड़ी से लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, इच्छुक है। अगर अपक्ष खड़े हो जाएंगे तो बंडेखोरी हो जाएगी। कि हम, अगर उन्होंने टिकट नहीं दी पर शहर की जनता का हित, कालानी परिवार, बंडेखोरी नहीं हो जाएगी। वो बंडखोरी, ये वो शब्द अभी मुझे लगता है आएंगे। आपने तो ओपन में डिक्लेयर, हम अपक्ष खड़े हो क्योंकि जाएंगे। शहर की जनता चाहती है कि कालानी परिवार का होना चाहिए। तो कालानी परिवार जब भी पार्टी पॉलिटिक्स को साइड करके महायुति के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को लोकसभा में दोस्ती का गठबंधन बना के मदद करता है, क्योंकि मालूम है वो काम करने वाला आदमी है, उसने काम किया है। शिंदे परिवार ने उल्लासनगर शहर को बहुत कुछ दिया है और आगे भी उनमें से बहुत उम्मीद है। तो पार्टी की लाइन से हटकर, माँ विकास आघाड़ी की लाइन से हटकर जब हम शहर हित में काम कर सकते हैं, तो अपने लिए तो हम शहर हित में कुछ भी कर सकते हैं। एक जाते हुए आखिरी सवाल पूछना होगा, छोटा। देखिए, आप भी मनोज जी, आप भी उल्लासनगर में पले बढ़े, आपकी पढ़ाई लिखाई सब यहां पर हुई, उल्लासनगर शहर ने आपको सब कुछ दिया, ठीक है। एक आपके दिल में छोटी सी कोई ऐसी बात होगी, जो होता है ना कि कुछ ऐसी बातें दिल में होती है लेकिन जुबान पे नहीं आती है। आप ऐसे कुछ देखना चाहते हैं उल्लासनगर शहर के, ये प्रकार की डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो आज तक आपके जीव पे आई नहीं, ऐसी कोई छोटी बात? देखिए, एक नहीं बहुत सारी है। एक बता दो, दिल को छू देखिए, लेने वाला। मेरा ये शहर है, उसको कोई टूरिज्म पॉइंट नहीं है, हाँ। उसको कोई ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बाहर से यहाँ पे घूमने आए। हाँ। मेरे शहर में एक ही चीज़ है जो उल्लासनगर शहर को बाकी शहरों की पब्लिक को अट्रैक्ट करती है, वो है व्यापार, उद्योग, कारखाने।
तो मेरे मन में एक ऐसा होता है कि मेरे शहर के उद्योगपति, मेरे शहर के कारखानेदार, मेरे शहर के व्यापारी जो दिन में 16-16 घंटे कारखाने फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, वो रोजी रोटी अपनी है, पर कहीं ना कहीं लोगों की जरूरतें भी पूरी करते हैं, इतनी हजारों में एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, नौकरियां भी देते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा ठोस, जैसे पप्पू कालानी जी जब लोड शेडिंग होती थी ना महाराष्ट्र में 2010, 11, 12 में, तो पप्पू कालानी जी ने एक रास्ता निकाला था, कुछ इंडस्ट्री जोन अलग करवाए थे जिनमें सिर्फ शुक्रवार के दिन लाइट जाती थी, नहीं तो हर रोज जाती थी। इंडस्ट्रियां बंद होने के कार पे आ गए, भिवंडी की इंडस्ट्री बंद हो गई, डोंबिवली की बंद हो गई, अंबरनाथ की बंद हो गई। उल्लासनगर क्यों नहीं बनी? क्योंकि वहां पे एक ऐसा नेता था जिसने अलग सोच लाके इंडस्ट्री जोन को लोड शेडिंग से निकालने के लिए इंडस्ट्री जोन बनाए, जैसे कांबा से लेकर वड़प तक, मारल तक, धोबीघाट से लेकर टाउन हॉल तक, टाउन हॉल से लेकर गिरधर कंपाउंड तक, वाको रेडियो कंपाउंड तक, विठलवाड़ी तक, अपना नंदलाल कंपाउंड तक, ऐसे इंडस्ट्रियल जोन बनाए 15 से 17, करतार इंडस्ट्री शार्ड तक जोन बनाए, उसमें से लोड शेडिंग को फ्री करवाया, सिर्फ शुक्रवार के दिन जाती थी, तो हमारे शहर की इंडस्ट्री सर्वाइव हुई। आज हमारे शहर, मैं चाहता हूं, जो मेरे मन की बात है, मेरा नेता, मेरा लीडर, मेरी पार्टी पावर में आने के बाद जो एक काम होना चाहिए, मेरे इन औद्योगिक क्षेत्रों को MIDC घोषित होनी चाहिए, मेरे इन औद्योगिक क्षेत्रों को, मेरे व्यापारियों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। आज मेरे शहर के व्यापारी को, इंडस्ट्री को, उद्योगपति को, कारखानेदार को कोई सरकारी योजना का फायदा नहीं है, न MSE का योजना है, न MIDC की योजना है, ना ही कोई ऐसा लघु उद्योग की कोई योजना है, बाकी सब शहरों को योजना है। जबकि थाना डिस्ट्रिक्ट और सबब मुंबई के बाद आप देखोगे ना, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हमारा उल्लासनगर शहर है, चाहे स्मॉल स्केल हो या बिग स्केल हो या मीडियम स्केल हो, पर कोई भी सरकारी योजना, चाहे केंद्र हो, राज्य हो या DPDC हो, कोई भी फायदा नहीं मिलता। तो मेरा नेता चुन के आने के बाद, मेरी पार्टी सरकार में आने के बाद, और मेरी अगर इतनी ईश्वर ने शक्ति दी, तो मैं शहर के उद्योगपतियों के लिए उनके उद्योगों की क्षेत्र जो है उनको MIDC घोषित कराऊंगा। बहुत अच्छी विजन लेके टीओ के इस बार मैदान में उतरी, ऐसे जिस तरीके से मनोज लासी जी ने हमारे कैमरा पे कहा। जल्दी लेंगे लोगों से भी मुलाकात और पूछेंगे कि ये जो 4 नाम जो शहर में आए हैं, वो चारों नाम पे आप किस पे मोहर लगाना पसंद करेंगे। लोगों के बीच जाएंगे जल्दी और लेंगे मुलाकात। धन्यवाद। देखते रहिए फिट्सबर्ग न्यूज़ चैनल।